आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। हम MGT 101 स्टडी कर रहे हैं और MGT 101 का हमने पहले 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है और इसका हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 में की एक कोर्स आउटलाइन है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या चीज़ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी लैंग्वेज होती है उसके कोई भी यूनिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो हमारी MGT है यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये क्या चीज़ है, ये भी एक लैंग्वेज है। जैसे दूसरी लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ABCD हैं, तो इन अल्फ़ाबेट्स का कोई एक अलग मानी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह जो इनको जब इन वर्ड्स को हम आपस में मिलाएंगे तो हमें हमारे डिफरेंट तरीके के वर्ड्स बनेंगे, एक्सप्रेशंस बनेंगे और वो हमें आइडियाज़ देंगे या इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, इसी तरह अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, ये भी यूनिक अल्फ़ाबेट्स इसमें भी होते हैं जो कि इनको अगर मिक्स किया जाए तो वो एक ऐसे अल्फाज बनाएंगे जिससे हमें कोई इंफ्लुएंस देगी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक लफ्ज़ है डेबिट। ठीक है, तो ये डेबिट को जो लैतिन में पढ़ें तो ये डेबिट बनता है। ठीक है, और जैसे क्रेडिट है तो क्रेडिट को अगर लैतिन में पढ़ें तो लतीनी ज़बान तो ये क्रेडिट बनता है। ठीक है, तो डेबिट को डिनोटेड बाय होता है DR से। ठीक है, और क्रेडिट को हम CR से करते हैं, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बात बताई कि जो दूसरी अल्फाज हैं जैसे कि इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, फ्रेंच टाइप है, तो इनके अलग से अल्फ़ाबेट कोई मानी नहीं रखते, लेकिन अगर यहाँ मिक्स कर दें तो तो ये मतलब यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाएगी और जिससे हमें आइडियाज़ या आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में भी जो CR और ये जो DR वर्ड है ये भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने में मदद देती हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो CR और DR है ये एज अ टूल हम यूज़ करते हैं अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इस पर्पज़ के लिए जो DR और CR है जिनके हमारे डेबिट और क्रेडिट, इनको जो है ना फाइनेंशियल इनके जो है इनको फर्स्ट 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप हमारे पास डेबिट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप हमारे पास है क्रेडिट ग्रुप। ठीक है, डेबिट ग्रुप में हमारे पास एसेट्स और एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे मेन हेड्स हैं। ठीक है, और सेकंड ग्रुप में हमारे पास ओनर्स, इक्विटी, लायबिलिटीज़ और इनकम आती है। ठीक है, अगर अब आप उनको गौर से देखें तो जो हमारा डेबिट ग्रुप है, डेबिट ग्रुप इसलिए हमने इनको इस तरह किया है क्योंकि इनकी जो करेक्टरिस्टिक है ये मिलती हैं एक दूसरे से, एसेट्स और एक्सपेंसेस की। और क्रेडिट ग्रुप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि जो इनकी खसूसियात हैं ये एक दूसरे से मिलती हैं। ये कैसे मिलती हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये डेरिवेशन ऑफ दीज टू हेड मटेरियलाइजेज व्हेन रिसोर्सेज हैज बीन एक्सपेंडेड। ठीक है, ये जब हमारे रिसोर्सेज एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड का मतलब होता है खर्च होते हैं या कंज्यूम होते हैं पास्ट में या फ्यूचर में, तो तब ये दोनों चीज़ें जो इंटू रियलिटी होती हैं यानी कि ये मटेरियलाइज होती हैं। ठीक है, कम इंटू रियलिटी होता है मटेरियलाइज का मतलब। ठीक है, तो जब हमारे पास जब भी कोई भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं एक्सपेंड होते हैं माजी में या फ्यूचर में या मुस्तकबिल में, तो इन दोनों की एग्जिस्टेंस शुरू होगी। ठीक है, और क्रेडिट ग्रुप की जो ओनर्स इक्विटी है, लायबिलिटीज़ है और ये इनकम है, ये कब हैपन होगी, जब हमारे रिसोर्सेज रिसीव होंगे माजी में या फिर फ्यूचर में। ठीक है, ओनर्स इक्विटी जब हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, लायबिलिटीज़ किसी कंपनी की जो अदा करते हैं तो उसके पास जो रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है, रिसीव होती हैं, इनकम भी वो रिसीव होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कैरेक्टरिस्टिकली ये 3 चीज़ें एक ग्रुप में आनी चाहिए और ये डेबिट ग्रुप में एसेट्स और एक्सपेंसेस आने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अकाउंट्स की टाइप्स कौन सी होती है। ठीक है, हमने पढ़ने आज क्रेडिट और डेबिट के रूल हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम अकाउंट्स की टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये एज आ क्रेडिट रिकोगनाइज होगी अकाउंट में या फिर एज अ डेबिट रिकोगनाइज होगी। ठीक है, अब आप लोग ये समझना है कि अकाउंट क्या चीज़ है। ये वो अकाउंट वो चीज़ नहीं है जो हम बैंक वगैरह बैंक अकाउंट टाइप, ये एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अकाउंट जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है क्योंकि जो कि इस्तेमाल की जाती है किसी भी जो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, और आप लोग इस बात को माइंड में रखिए कि जो अकाउंट है ये एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, और ये इस्तेमाल की जाती है किसी भी जो सिमिलर ट्रांजेक्शन जो होती हैं उनको समराइज फॉर्म में इंडिविजुअली रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है समराइज फॉर्म में ये किसी भी मेन हेड्स से बिलोंग कर सकती है। ठीक है, ये एसेट से बिलोंग कर सकती है, लाइबिलिटी से बिलोंग कर सकती है। अगर ये एसेट से बिलोंग करेगी तो ये हमारे डेबिट ग्रुप में आएगी। ठीक है, ये डेबिट अकाउंट होगा। और अगर ये हमारे एक्सपेंस से है फिर भी ये डेबिट होगा। और अगर ये लाइबिलिटीज इनकम या एक्सपेंस लाइबिलिटीज इनकम या फिर ओनर इक्विटी
के अंडर आएगी या उस हेड में से आएगी, तो ये फिर हमारा क्रेडिट ग्रुप पे होगी। ठीक है, इसके मतलब इसके बाद आगे हमें ये बताया गया है जो कैश है, कैश अकाउंट जो है अंडर अंडर द मेन हेड ऑफ द एसेट आता है। ठीक है, जो कैश है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास ये एसेट्स हैं, जो हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारे हमारे मेन हेड्स हैं। ठीक है, और मेन हेड्स के बाद मेन हेड्स को हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि मेन हेड्स को अकाउंटिंग हेड्स में तकसीम किया गया। ठीक है, तो ये जो कैश है ये अकाउंटिंग हेड है, और ये जो कैश है ये अकाउंटिंग हेड है, और ये मेन हेड एसेट के अंडर आता है। ठीक है, तो एसेट जो है, एसेट हमारा डेबिट ग्रुप है, तो इसका मतलब है जो हमारा कैश है वो डेबिट ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो कन्वेंशनली अकाउंट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप है इसकी ये पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और सेकंड टाइप है रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन से जो है रिलेटेड होता है, और जैसे कि हमारे पास ये डेबिटर का जो अकाउंट है, ठीक है, जो क्रेडिटर का अकाउंट है, ये बैंक का कोई अकाउंट है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, जैसे कि इसके बाद रियल अकाउंट कौन सा होता है? जो कि रियल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी प्रॉपर्टीज़ या पोजेशन से रिलेटेड होता है। तो ये जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे पास जो कि हमारे एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस और गेंस वगैरह से रिलेटेड होता है किसी भी एंटिटी के, तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स हो गया, परचेजेस हो गया, सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स, ये सारे हमारे नॉमिनल बिल्स के अकाउंट में अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। आपने अगर ये टॉपिक समझ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें उन्होंने कहा है कि अलजेब्रिक रूल जो हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो होता है कि इंक्रीज इन फिगर इज़ ब्रॉट इन थ्रू द सेम साइन एज नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, जब बेशक नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, अगर वो सेम होगा तो फिगर में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास डिक्रीज़ तब होगा जब हमारे पास अपोजिट साइन होंगे, बेशक वो पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो वो जब अपोजिट साइन होंगे तो हमारे पास डिक्रीज़ होगा, और जब हमारे पास सेम साइन होंगे तो इंक्रीज़ होगा। जैसे कि आप लोग ये देखें कि हमने कभी किया है कि अगर हमारे पास -2 है, ठीक है, अगर हमारे पास -2 है और -4 है, तो ये दोनों अगर हम इन दोनों को इक्वल करें तो हमारे पास इंक्रीज़ होता है हमेशा, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि प्लस होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास +2 है और साथ हमारे पास -4 है, तो ये हमारे पास माइनस होगा। ठीक है, तो मतलब डिक्रीज़ आएगा। अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो हमारे पास डिक्रीज़ होगा, और अगर हमारे पास सिमिलर साइन होंगे, बेशक वो प्लस है या बेशक वो माइनस है, तो फिर वो प्लस ही होगा। ठीक है, आपने इस बात को मायने में रखना है, इससे आपको क्रेडिट और डेबिट अकाउंट का इफेक्ट समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। ये लिखा है कि जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है ना, कि अगर हमारे पास सेम साइन होंगे तो हमारे पास इंक्रीज इन फिगर होगा, और अगर हमारे पास अपोजिट साइन होंगे तो हमारे पास डिक्रीज इन फिगर होगा। तो इसी तरीके से अगर इंक्रीज इन द आइटम ऑफ डेबिट ग्रुप, अगर हमारे पास डेबिट ग्रुप में इंक्रीज हुआ है तो ये हमारे पास ब्रॉड इन थ्रू दी डेबिट होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास डिक्रीज इन आइटम ऑफ डेबिट ग्रुप होगा तो ये हमारे पास ब्रॉड इन थ्रू दी क्रेडिट होगा। अब आप इस बात कैसे समझ लें कि एक तो हमारे पास इंक्रीज़ का पॉजिटिव है, ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि डेबिट ग्रुप में हमारे पास जो है, डेबिट ग्रुप में जो हमारे पास चीज़ कंज्यूम हो रही होती है, ठीक है, जो कंजम्पशन से जो होती है या एक्सपेंडेड से जो चीज़ें होती हैं, तो वो डेबिट ग्रुप के अंदर आती है, जैसे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस वगैरह। तो एक्सपेंसेस और एसेट्स से हमारे अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, मतलब हमारे एसेट्स में कमी आ रही होती है। तो देखिए कि जब प्लस और माइनस होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे प्लस और माइनस होगा तो हमारे पास हमेशा जो वैल्यू आती है वो माइनस की आती है। तो उसके बाद प्लस और डेबिट, यानी कि प्लस और डेबिट से हमारे पास ब्रॉट इन थ्रू दी डेबिट होगा। ठीक है, और माइनस से ब्रॉट इन थ्रू दी क्रेडिट होगा। अब क्रेडिट को आप ये समझिए कि जब हमें रिसोर्सेज रिसीव होते हैं तो हमारा वो क्रेडिट बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास हमने अक्सर, अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट होगा तो आपके अकाउंट में अगर कोई रकम जमा करवाए तो आपको मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। तो आप उस चीज़ को माइंड में रखिए कि क्रेडिट से हमारा हमेशा अकाउंट इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, और डेबिट से हमारा अकाउंट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, हमारे तो आप लोगों ने ये रखना है कि डेबिट हमेशा आपका हमारा माइनस साइन होगा और क्रेडिट हमारा हमेशा प्लस साइन होगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि प्लस इंक्रीज का प्लस हो गया और एक क्रेडिट का प्लस हो गया, इन दोनों का प्लस मिलके हमारे पास क्रेडिट अकाउंट बना देगा।
और इसका माइनस और इसका प्लस मिलके हमारे पास डेबिट अकाउंट बना देगा। ओके, अपोजिट साइन है माइनस एंड प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो ये हमारे पास ब्रॉड एंड होगी डेबिट होगी। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप इससे ये भी कर सकते हैं कि आप इनको और एक और तरीके से अगर हम लिख लें कि इंक्रीज इन एसेट्स या एक्सपेंसिस डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसिस क्रेडिट। ठीक है, इंक्रीज इन इक्विटी लाइबिलिटी एंड इनकम इज इक्वल टू क्रेडिट और डिक्रीज इन इक्विटी लाइबिलिटी एंड इनकम इज इक्वल टू डेबिट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है कि एसेट्स में अगर इंक्रीज़ होगा या एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये डेबिट होता है ये माइनस एंड प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, और माइनस एंड माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये ऐसे क्लियर चीज़ होगी। और ये नेक्स्ट ऐसे है कि ऑनर्स इक्विटी लाइबिलिटीज़ एंड इनकम, ये क्रेडिट ग्रुप है, तो क्रेडिट का प्लस और इंक्रीज का प्लस, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्रेडिट का प्लस एंड डिक्रीज का माइनस, तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि एसेट, अगर हमारे पास ये मेन हेड्स है, एसेट का नेचर डेबिट है, डेबिट का इंक्रीज और इसका डिक्रीज दोनों का, इसका इंक्रीज इसका डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा, ये मतलब क्रेडिट हो गया। ठीक है, और एक्सपेंसेस का डिक्रीज, एक्सपेंसेस का डेबिट एंड इसका डेबिट, इन दोनों का ये दोनों मिलके क्रेडिट बन जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर हमारे पास एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो हमारे पास डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एसेट डिक्रीज़ होते हैं तो हमारे पास क्रेडिट बन जाएंगे। जैसे कि ये देखा कि एसेट जब डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट बन गया और एसेट इंक्रीज़ हुआ तो हमारे पास डेबिट बन गया। और ये ऐसे लिखा है कि ऊपर करो जा रहा है तो मतलब एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट, और अगर एक्सपेंसेस हमारे पास डिक्रीज़ होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइबिलिटीज़ हमारे पास डिक्रीज़ होंगी तो वो डेबिट बन जाएगा। ये कह देंगे लाइबिलिटीज़ हमारे पास डिक्रीज़ हुई तो डेबिट बन गया, और अगर लाइबिलिटीज़, अगर हमारे पास ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज़ होंगी तो वो हमारे पास क्रेडिट मिल जाएगा। तो ऐसे ये इक्वेशन सारी सॉल्व आउट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टिप टू रिमेंबर होती हैं। ये इन चीज़ों को अगर आप अपने माइंड में रख लें तो आपका काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये मॉनेटरी चेंज लाती है। ठीक है, 5 जो मेन हेड्स हमारे हैं अकाउंट के, उसके अंदर मॉनेटरी चेंज होती है। ठीक है, और जो ये मॉनेटरी चेंज है इसको ट्रांसलेट किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट ये यूज़ करके, डी आर उसका। ठीक है, जो हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास अकाउंटिंग हेड, जो मेन हेड्स हैं अकाउंट के, उसमें तब्दीली लाती है। और इस अकाउंट को जो अगर ट्रांसलेट किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है इन 2 अल्फ़ाबेट्स की वजह से। ठीक है, सी आर और डी आर का कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं है, यानी कि लफ्जी मीनिंग कोई नहीं है। जैसे कि दूसरे अल्फाज का भी कोई लफ्जी मीनिंग नहीं होता, जैसे कि ए का कोई वर्जली मीनिंग नहीं है, लिटरल मीनिंग नहीं है, बी का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसी तरह डी और सी का कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, ये ऐसे डिनोशन के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, और इसका मतलब ये, अगर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो जो है 2 अकाउंटिंग हेड में हमेशा चेंज आती है। ठीक है, वन चेंज जो है अगर इंक्रीज या डिक्रीज को डेबिट के तौर पे जो एनालाइज किया जाता है, और दूसरे चेंज बेशक कोई इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उसको क्रेडिट के तौर पे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और ये जो बहुत चेंज है, बेशक कोई इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो दोनों का जो वेटेज है वो सेम होगा, मतलब कि जितना भी इंक्रीज़ होगा उतना ही वो डिक्रीज़ होगा, जितना डेबिट होगा उतना ही वो क्रेडिट होगा। जैसे कि हमारे पास वो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी है, तो जो जितना भी एसेट्स इंक्रीज़ होंगे उसका इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड का इफेक्ट राइट हैंड साइड पे इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है उसके जो इस इफेक्ट को डबल इंट्री कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम इस बात को आप दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ये कि जो हमारे मेन हेड्स और ये उसके आगे सब हेड्स यानी कि काउंटिंग हेड्स हैं, ये आपके माइंड में होंगे, तो आप नेक्स्ट ये के जो एग्जाम्पल्स हैं वो समझ सकेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपनी एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आप ये क्वेश्चंस को माइंड में रख लें, ये क्वेश्चंस आपको पेपर्स में काम आ सकती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजम बताएं। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड खुदा हाफिज़।